नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर बेस्ड जीके पेपर के लिए आज हम देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के अंदर दो टॉपिक आपके लिए गए हैं। एक लिया गया राष्ट्रीय आय, जिसके अंदर राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, विधियां हैं, कैसे हम राष्ट्रीय आय है उसको ज्ञात करते हैं, ये है। और दूसरा जो टॉपिक लिया गया है वो लिया गया गरीबी के बारे में। दोस्तों, जो गरीबी की है, गरीबी को कम करने से संबंधित, या गरीबी होती क्या है, गरीबी कितने प्रकार की होती है, गरीबी को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, ये दो टॉपिक है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी अर्थव्यवस्था की, जो क्लास नंबर 1 है, इसके अंदर राष्ट्रीय आय की अवधारणा व विधियों के बारे में संपूर्ण अध्ययन है वो करेंगे। और मित्रों, आज तक जो एग्जाम हुआ है और इस टॉपिक से 1% हर बार आया है, तो आज की क्लास कहीं पर भी आपने अगर अध्ययन किया है लेकिन समय निकालकर यह क्लास देख लेना, आपका नंबर गलत नहीं होगा। संपूर्ण का संपूर्ण एक ही क्लास के अंदर राष्ट्रीय आय की अवधारणा और विधियां हैं वो कंप्लीट आपको करवाई जाएगी। दोस्तों, जो साथी सेकंड ग्रेड की मन लगा के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मित्रों कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जीके पेपर के संपूर्ण नोट्स उपलब्ध है। तो प्ले स्टोर में जाके आप ऐप को डाउनलोड करें, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, और स्टोर से हैं जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय की ओर। एक एक जानकारी जहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है लेकर आऊंगा। और जैसे 4 या 5 ऐसे टॉपिक बचे हैं, जैसे इतिहास में एक टॉपिक बचा हुआ है, हमारे पॉलिटिकल में 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, ये होने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसरों की ओर चलेंगे। एक एक विषय के जीके पेपर के हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार प्रयास किया है। 1867-68 की बात है, 1967-68 की नहीं है मित्रों। ये इनके अनुसार वर्ष 1868 में राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए तथा प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए वार्षिक थी। यानी कि प्रति व्यक्ति आय उस समय वार्षिक थी 20 रुपए, और कुल राष्ट्रीय आय थी उस समय 340 करोड़। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है वो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की क्या है, पुस्तक है। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम वैज्ञानिक प्रयास किसने किया? डॉक्टर VKRV राव ने सन 1931-32 के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट है, प्रथम जो वैज्ञानिक प्रयास है वो किया है VKRV राव ने। दोस्तों, कब? 1931-32 के अंदर। दोस्तों, भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 4 अगस्त 1949 को पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का क्या किया था? गठन किया था। दोस्तों, तो 4 अगस्त 1949 को पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया कि एक हमारा देश है, स्वतंत्र हुआ है, तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय कितनी है उसका पता करिए। दोस्तों, आगे चलिए। वर्तमान के अंदर जो राष्ट्रीय आय है इसका आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किसके द्वारा? CSO द्वारा किया जाता है। बात करें CSO की, तो CSO की स्थापना की गई थी 1951 के अंदर। दोस्तों, स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आकलन हेतु 2011-12 में आधार वर्ष यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े प्रचलित मूल्यों पर तथा स्थिर आधार वर्ष मूल्यों पर जारी किए जाते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब कि स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आकलन हेतु 2011-12 में आधार वर्ष लिया गया है। दोस्तों, स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP व राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ों के आकलन के लिए 2004-05 आधार वर्ष बदलकर 2011-12 अब कर दिया गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एक पर्व है जिसे 1 वर्ष की अवधि के लिए मापा जाता है। राष्ट्रीय आय 1 वर्ष की अवधि। अभी आपको राष्ट्रीय आय समझ में नहीं आएगा, होती क्या चीज है, आगे परिभाषाएं आएगी। 3 प्रकार से राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं होगी, वहां से आपको राष्ट्रीय आय समझ में आएगी। अभी एक नॉर्मल जानकारी है वो लीजिए। दोस्तों, तो राष्ट्रीय आय एक पर्व है
जिसे 1 वर्ष की अवधि के लिए मापा जाता है। राष्ट्रीय आय एक वर्ष की अवधि का होता है दोस्तों। आगे चलिए, एक देश में आर्थिक कल्याण, आर्थिक विकास का उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी है। यानी कि आर्थिक कल्याण जो आप कहते हैं ना जीडीपी, ये जीएनपी ही है राष्ट्रीय आय आपकी दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद विधि तथा आय विधि का सम्मिश्रण प्रयोग किया जाता है। आगे हम जब पढ़ेंगे मित्रों तो आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 प्रकार की विधियां आएगी। उनमें से एक उत्पाद विधि होगी, एक आय विधि होगी। भारत में इन दोनों का क्या किया जाता है, मिश्रण करके प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। वित्तीय वर्ष कब से कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च से होता है दोस्तों। जो हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा, तो चलिए मित्रों राष्ट्रीय आय की अब हम परिभाषाएं देखते हैं। पहली परिभाषा है ना मित्रों, वो रहेगी वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में राष्ट्रीय आय। एक देश की अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। समझिए, एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर 1 वर्ष में उत्पादित जो अंतिम वस्तुएं हैं, अंतिम सेवाएं हैं, उनका जो बाजार मूल्य है उसको ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। दूसरी जो परिभाषा है वह साधन आय या कारक आय के रूप में राष्ट्रीय आय। साधन आय या कारक आय के रूप में राष्ट्रीय आय क्या है, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा, एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा 1 वर्ष की अवधि में उत्पादन के साधनों की सेवाओं के बदले में अर्जित साधन आय, जैसे लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। शायद अभी भी लगभग सभी साथियों को यह समझ में नहीं आया है कि होती क्या है राष्ट्रीय आय। मित्रों जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, उदाहरण आएगी ना अभी हमारे सामने, तब समझ में आएगा आपके। अभी बहुत आएगा आगे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हमारे सामने देखिए जीडीपी आएगा, जीएनपी आएगा, एनएनपी आएगा, एनडीपी आएगा। तो उस प्रकार जैसे पढ़ेंगे उसी प्रकार आपको समझ में आएगा। तो ये दूसरी प्रकार देख ले, साधन आय या कारक आय के रूप में राष्ट्रीय आय क्या है, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा, एक देश के जो निवासी है उनके द्वारा 1 वर्ष की अवधि के अंदर उत्पादन के साधनों की सेवाओं के बदले में अर्जित साधन आय, उत्पादन के जो साधन है उनकी सेवाओं के बदले जो अर्जित आय होती है, जैसे लगान से, ब्याज से, मजदूरी से या कोई लाभ कमाता है उससे, के जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। और तीसरी परिभाषा आती है, वो आती है व्यय के रूप में राष्ट्रीय आय। किसके रूप में, व्यय के रूप। देखिए, एक देश की अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए व्यय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक देश की अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर 1 वर्ष के अंदर जो वस्तुएं उत्पादित हुई, जो सेवाएं उत्पादित हुई, उनको खरीदने के लिए जो हमने व्यय किया है उसको ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं दोस्तों। ये 3 प्रकार से राष्ट्रीय आय की क्या दी जाती है, परिभाषाएं दी जाती है। पहली वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में, दूसरी साधन आय या कारक आय के रूप में, और तीसरी व्यय के रूप में दोस्तों। आगे चलिए, अब देखिए राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं। क्या क्या अवधारणाएं, पहली है एक देश के सामान्य निवासी। राष्ट्रीय आय के अंदर पहली अवधारणा है कि एक देश के सामान्य निवासी कौन कौन से हैं जो राष्ट्रीय आय में जिनको सम्मिलित किया जाता है। एक देश के सामान्य निवासी से अभिप्राय उस व्यक्ति से हैं जो उस देश में निवास करता है तथा उसका आर्थिक हित उसी देश के साथ केंद्रित होता है। एक देश में निवास करता है और उस व्यक्ति का आर्थिक हित उस देश के आर्थिक हित से केंद्रित होता है। तो दोस्तों, वह उस देश का नागरिक हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक समय से वह उस देश में निवास करता हो। जो व्यक्ति भारत देश का क्या नहीं है, नागरिक नहीं है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक अगर यहां पर वो रह रहा है तो उसका जो आर्थिक हित है वो हमारे देश के आर्थिक हित में केंद्रित होगा दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, इसके अंदर
जैसे हम देखें IMF, WTO, WHO, विश्व बैंक आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, न कि किसी देश विशेष के अंतः इन संस्थानों में काम करने वाले भारतीय नागरिक भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे यदि संस्था का कार्यालय कहां पर है, भारत में स्थित है। कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके अंदर कोई भारतीय काम करता है तो वो भारतीय कहलाएगा अगर उसका जो कार्यालय है वो कहां पर है, भारत के अंदर है। विदेश में है तो भारतीय नहीं दोस्तों। हमारे देश के विदेशों में स्थित जैसे दूतावास, वाणिज्य दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान में काम करने वाले भारतीय नागरिक भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। अगर दूतावास है या वाणिज्य दूतावास है या सैनिक प्रतिष्ठान जो विदेशों में होते हैं वहां पर जो कार्मिक काम करते हैं भारत के, वो हमेशा भारत के नागरिक कहलाएंगे दोस्तों। हमारे देश में घूमने, अवकाश बिताने, चिकित्सा, अध्ययन, कॉन्फ्रेंस, खेलकूद आदि के लिए आए हुए विदेशी नागरिकों को हमारे देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। जो 15 दिन यहां घूमने आता है या 1 साल यहां पढ़ने आता है या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आता है या खेलने के लिए आता है तो वो हमारे सामान्य नागरिक नहीं होंगे दोस्तों। यह है एक देश के सामान्य निवासी यानी नागरिक दोस्तों। दूसरा है एक देश की घरेलू सीमा के अंग। अब देखिए एक देश की घरेलू सीमा की हम बात करते हैं। देश की राजनीतिक सीमाओं का भूभाग जिसमें देश का सामुद्रिक क्षेत्र भी शामिल होता है। एक देश की जो घरेलू सीमा है वो कहां तक है, जहां तक राजनीतिक सीमा हो, जहां तक एक देश की राजनीतिक सीमा हो और जिस समुद्री भाग तक है वो आता है एक देश की घरेलू सीमा में। देश के निवासियों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले वायुयान व जलयान, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में वायुयान चलते हैं, जलयान चलते हैं तो वो किस में आएंगे, हमारे देश की घरेलू सीमा में आएंगे। देश के निवासियों द्वारा चलाई जाने वाली मछली पकड़ने के जहाज, तेल तथा प्राकृतिक गैस निकालने के यंत्र, तैरते हुए प्लेटफॉर्म, ये सभी किस में आएंगे, हमारे देश की सीमा के अंदर आएंगे। हमारे देश के विदेशों में स्थित दूतावास, वाणिज्य दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान, विदेशों के अंदर जो हमारा दूतावास है या वाणिज्य दूतावास है या सैनिक प्रतिष्ठान है तो ये सभी किसकी सीमाओं में आएंगे, हमारे देश की घरेलू सीमाओं में आएंगे दोस्तों। अगर इटली के अंदर भारतीय दूतावास है मित्रों, तो जहां पर भारतीय दूतावास है वो दूतावास की जगह किसकी है, भारत की सीमा है दोस्तों, यानी भारत की घरेलू सीमा में उसको रखा जाएगा दोस्तों। यह था दूसरा। तीसरी अवधारणा आती है राष्ट्रीय आय व घरेलू आय के अंदर अंतर क्या है दोस्तों। राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में क्या अंतर है, इसकी अवधारणा चलिए देखिए। राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल होती है। जो राष्ट्रीय आय होती है ना, इसके अंदर जो विदेशों से हमें शुद्ध साधन आय प्राप्त होती है, जो विदेशों से आय प्राप्त होती है वो शामिल होती है। घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल नहीं होती है। घरेलू आय मतलब हमारे देश की घरेलू सीमाओं में उत्पन्न आय, जबकि राष्ट्रीय आय जिसमें विदेशी आय भी क्या है, शामिल है दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय आय घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जबकि घरेलू आय राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। राष्ट्रीय आय में से अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय निकाल दें तो वो हमारी क्या होगी, घरेलू आय होगी दोस्तों। यह था दोस्तों। अब आगे चलिए मित्रों, इसी का टॉपिक है राष्ट्रीय आय व घरेलू आय में अंतर का। अब देखिए मित्रों, हमारे यहां पे नाम आया विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या है, तो यह देखिए हमारे देश के निवासियों द्वारा विदेशों में प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले में अर्जित साधन आय व हमारे देश की घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले में किए गए भुगतान के अंतर को विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं दोस्तों। कारण समझिए, एक हमारे नागरिक है जो विदेशों में रहते हैं और वो वहां पर सेवा करते हैं, काम करते हैं, तो उनको जो आय प्राप्त होती है। दूसरी, विदेशी भी तो भारत में रहते हैं, उनको भी तो हम कुछ देते हैं। तो जो हमारे विदेशी है उनसे अगर हमें मान लो 100 रुपए प्राप्त हुए,
और हमने जो भारत में विदेशी काम कर रहे हैं उनको 30 रुपये ही हमारी आय गई, बच्चे कितने 70 रुपये। ये 70 रुपये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होगी दोस्तों। चौथी अवधारणा की ओर चलिए। चौथी अवधारणा आ रही है सकल आय तथा शुद्ध आय में अंतर। एक तो सकल आय होती है, एक शुद्ध आय होती है। देखिए, सकल आय में मूल्यह्रास शामिल होता है तथा शुद्ध आय में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। मतलब सकल आय, शुद्ध आय माइनस मूल्यह्रास, सकल आय के अंदर जो मूल्यह्रास है ये शामिल नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? शामिल है, शामिल नहीं, शामिल है दोस्तों। सकल आय के अंदर क्या है? शुद्ध आय के अंदर मूल्यह्रास शामिल है। अब देखिए, मूल्यह्रास स्थायी पूंजी का जो उपयोग है, उपभोग हम करते हैं, उसको ही मूल्यह्रास कहते हैं। शुद्ध आय किसको कहेंगे? सकल आय में से अगर हम मूल्यह्रास को हटा दें तो वो होगी हमारी शुद्ध आय, स्थायी पूंजी का जो हम उपभोग करते हैं। और फिर हमारे पास जो बच जाती है, हमारे पास एक आय है, उसमें से हमने स्थायी पूंजी है, वो हमारी सकल आय है, उसमें से हमने क्या किया? स्थायी पूंजी का उपयोग कर लिया, उसको हम घटा देते तो बचेगी हमारी शुद्ध आय दोस्तों। यह है सकल आय तथा शुद्ध आय। आगे पांचवी अवधारणा आ रही है साधन लागत व बाजार कीमत के अंदर अंतर। एक साधन लागत, दूसरा है बाजार कीमत। इनके अंदर क्या अंतर है दोस्तों? तो देखिए मित्रों, बाजार कीमत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है तथा साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा क्या होता है? सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, आयात, बिक्री, कुछ भी करने के लिए जो कर लिया जाता है वो है दोस्तों आपका अप्रत्यक्ष कर। तो देखिए, बाजार कीमत में जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है वो क्या होता है? शामिल होता है। लेकिन जो साधन लागत है उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता है। अब देखिए, साधन लागत उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी के रूप में किए गए भुगतान को साधन लागत कहते हैं। उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में जो लगान, जो ब्याज, जो लाभ, जो मजदूरी के रूप में भुगतान करते हैं उसको तो हम क्या कहते हैं? साधन लागत कहते हैं। अब यहां पर नाम क्या आया? आपके नाम आया अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, आयात या बिक्री पर लगाया जाता है। वो क्या कहलाएगा? आपका अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दोस्तों। एक आता है हमारा आर्थिक सहायता या अनुदान। ये क्या होता है ये भी देख लें। आर्थिक सहायता जिसको हम अनुदान कहते हैं, आर्थिक सहायता से अभिप्राय उस वित्तीय सहायता से है जो सरकार कुछ वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादकों को देती है दोस्तों। कुछ वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन कम हो रहा है लेकिन मांग ज्यादा है, फिर भी उनमें उत्पादन है, उनको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इस स्थिति के अंदर सरकार है जो आर्थिक सहायता करती है कि हम आपको यह आर्थिक सहायता दे रहे हैं, आप इन वस्तुओं का उत्पादन कीजिए। मतलब सरकार उनको क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। उसी को कहा जाता है आर्थिक सहायता या अनुदान। अब कुछ यहां पर देखिए, यह सूत्र है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। बाजार कीमत किसको कहते हैं? साधन लागत के अंदर अप्रत्यक्ष कर को हम जोड़ दें और अनुदान को उसमें से घटा दें तो यह होगी आपकी बाजार कीमत। क्या होगी? बाजार कीमत होगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात देखिए, यहां पे दूसरे में क्या दिया गया? वापस बाजार कीमत। इसके अंदर क्या है? साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जहां पर अनुदान नहीं दिया गया है वहां पर यह लागू होगा। सरकार ने यहां पर कोई अनुदान नहीं दिया है तो बाजार कीमत किससे लागू होगी? साधन लागत और उसके साथ शुद्ध कर। एक चीज है दोस्तों, एक चीज है कि एक पेन है जिसको एक कंपनी है, साधन लागत यानी उसके अंदर जो उसका प्लास्टिक का कवर आएगा या फिर उसके अंदर निपिल डाली जाएगी और उसको पैकिंग की जाएगी, इस प्रकार करके 2 रुपए का उस पर खर्च आता है। फिर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, सरकार की तरफ से 1 रुपए उस पर कर लगा दिया गया। कितने हो गए? 3 रुपए हो गए। बात कर रहे हैं हम बाजार कीमत की, तो बाजार कीमत कितनी हो गई? 3 हो गई दोस्तों। अब देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है?
अप्रत्यक्ष कर में से अगर अनुदान को हम घटा देते हैं, किसको? अनुदान को घटा देते हैं, तो वो होता है आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। साधन लागत, बाजार कीमत माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। देखिए इसको समझिए मित्रों, साधन लागत देखिए, बाजार कीमत, बाजार में कीमत है 3 रुपए किसी चीज की, कर है उस पे 1 रुपया, और सरकार ने अनुदान दिया है उस पे कितना? 0.50, कितना? 0.50। अब जोड़िए कितना हुआ? 3 में से 1 गया, 2 में 0.50 जोड़ दीजिए, कितना बचा? कितना हुआ? 2.5। ये क्या है? साधन लागत आई है दोस्तों। अब दूसरा देख लीजिए यहां पे, साधन लागत, बाजार कीमत माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, एक ही चीज है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं हम? अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान को दोस्तों। यह सूत्र आपको याद रखने हैं। और मित्रों ये जो अर्थव्यवस्था होती है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे बोरिंग फीलिंग करवाता है, क्योंकि ना तो इतिहास की तरह यहां पर कोई कहानी मिलेगी आपको, और ना ही क्लासेस करती की तरह कुछ नया सीखना कि जो है हंसने में मजा आए वो मिले, ना ही भूगोल की तरह हमें देखा हुआ यहां पर कुछ मिलेगा। यहां पर तो जो मिलेगा ना वो कुछ नया ही मिलेगा दोस्तों। और अब हम जो ये 5 उदाहरणें थी राष्ट्रीय आय की, वो हमने देख ली एक एक करके। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय आय समुच्चय की ओर। राष्ट्रीय आय समुच्चय, यहां से हम जीडीपी से निकलेंगे, जीडीपी से हम निकलेंगे और प्रति व्यक्ति आय तक जाएंगे। कुल मिलाकर 12 सूत्र बताऊंगा यहां से, और एग्जाम में आप 10-10 घंटे की जब है ना ये आप राष्ट्रीय आय की क्लासें लोगे ना, तो इतना मैटर आपके पास आएगा, और मैं एक क्लास के अंदर आपकी राष्ट्रीय आय है ना वो कंप्लीट करवा दूंगा, और क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा, इतना भी विश्वास दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले क्या आ रहा है आपका? सबसे पहले आ रहा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एमपी दोस्तों। देखिए एमपी यानी मार्केट प्राइस, एक देश की घरेलू सीमा में, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी किसको कहते हैं? एक देश की जो सीमा है, घरेलू सीमा, एक देश की घरेलू सीमा जिसमें विदेशी दूतावास शामिल है, वाणिज्य दूतावास शामिल है, समुद्री सीमा जो हमारी घरेलू सीमा में आती है वो भी शामिल है। तो एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष की अवधि के अंदर जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका जो बाजार मूल्य है उसके जोड़ को ही जीडीपी कहा जाता है दोस्तों। यह था पहला जीडीपी। 2 नंबर पे क्या आ रहा है? बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पहला था सकल घरेलू उत्पाद, अब आया सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एमपी। एमपी यानी मार्केट प्राइस। देखिए एक देश की अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को जीएनपी एमपी कहते हैं। तो बताओ परिभाषा तो आपको सेम ही मिली है, जीडीपी और जीएनपी की फर्क है। जीडीपी में था एक देश की घरेलू सीमा में, जबकि जीएनपी में है एक देश की अर्थव्यवस्था में। यह फर्क है जीडीपी और जीएनपी में दोस्तों। अब देखिए जीएनपी, जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। जीडीपी ये घरेलू सीमा की थी, और जो उसके साथ अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाएगी? हमारी जीएनपी हो जाएगी दोस्तों। 3 नंबर पे चलिए, एक एक से जुड़कर चलेगी आगे, एक एक से जुड़ती जाएगी ये, और हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगी दोस्तों। चलिए बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, बाजार कीमत के ऊपर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी एमपी दोस्तों क्या है? एक देश की अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का जोड़, अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य का जोड़ है जिसमें मूल्यह्रास को शामिल नहीं होता है, तो
उसको NNP-MP कहते हैं दोस्तों। देखिए NNP-MP, GNP, GNP क्या है मित्रों? GNP है हमारा बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें से हम मूल्यह्रास यानी कि स्थायी पूंजी का जो हमने उपभोग किया है उसको निकाल दें। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से स्थायी पूंजी का जो उपयोग किया उसको घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? NNP यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन मिल जाएगा। यहां पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन मिला, शुद्ध राष्ट्रीय आय नहीं मिली है, अभी आय बहुत आगे आएगी दोस्तों। यह था बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। आगे चलिए, आगे आ जाएगा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद, पहले था शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, अब आया शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP-MP। देखिए, एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का जोड़ जिसमें मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता को NDP-MP कहते हैं, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं दोस्तों। अब देखिए इसको कैसे निकाले। NDP-MP बराबर NNP। NNP क्या था? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन था, उसमें से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हमने क्या कर दिया है? निकाल दिया है, बाहर फेंक दिया है मित्रों। तो क्या निकला? NDP। दूसरी बात, एक प्रकार से NDP और निकालते हैं। अगर जो हमारी GDP थी, GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है जो GDP है, उसमें से हम मूल्यह्रास यानी घिसाउट वे, मूल्यह्रास मतलब स्थायी पूंजी का जो उपयोग कर रहे हैं वो GDP में से निकाल दें तो भी हम NDP निकाल सकते हैं। दो सूत्र है NDP निकालने के दोस्तों। आगे चलिए, 5 नंबर पे आएगी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP-FC। कहां पर है? साधन लागत पर, साधन लागत पर दोस्तों। देखिए, एक देश की घरेलू सीमा पर एक लेखा वर्ष की अवधि में अर्जित साधन आय, जैसे लगान, जैसे ब्याज, जैसे लाभ, जैसे मजदूरी के जोड़ को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं और इसे शुद्ध घरेलू आय भी कहते हैं। समझिए मित्रों, NDP-FC क्या है? अगर हम NDP-MP क्या है? NDP-MP क्या है? शुद्ध घरेलू उत्पाद है, उसमें से अप्रत्यक्ष कर को निकाल दें, उसमें से अनुदान को निकाल दें, मतलब क्या निकाल दें? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को निकाल दें, तो हमें NDP-FC शुद्ध घरेलू उत्पाद है वो प्राप्त होगा दोस्तों। इसके बाद मित्रों, एक बार में समझ में ना आए ना तो कोई बात नहीं है, आपसे इतना कहता हूं, लंबी तो क्लास नहीं है, घंटे भर की क्लास है, 2 बार अटेंड कर लेना, 3 बार अटेंड कर लेना, नोट्स बना लेना और 1 से लेकर ये 12 तक चलेंगे इसी प्रकार क्रम। इन 1 से 12 तक के आप क्रम से पढ़ना, अपने आप याद आ जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब अभी NDP-FC है ना, अब अगला देखिए, इस पे जुड़ा हुआ है एक साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। पहले क्या था? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद था, अब आ गया साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP-FC। देखिए NDP से जुड़ा हुआ है ना मित्रों, तो आपस में जुड़कर ही बढ़ेगा ये आगे। अगर हम 1 से 10 तक गिनती सीखते हैं तो ये तो नहीं है 1 सीखा और सीधा 10 सीख लिया, 2 सीखेंगे, 3 सीखेंगे, 4 सीखेंगे, 5 सीखेंगे, 6 सीखेंगे, 7 सीखेंगे, 8 सीखेंगे, 9 सीखेंगे, फिर 10 में जाएंगे। उसी प्रकार पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है जिसमें राष्ट्रीय आय टॉपिक है वो इन्हीं 1 से 12 तक के जो सूत्र है इन पे टिका हुआ है और ये आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं मित्रों। चलिए देखिए, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष की अवधि में अर्जित साधन आय यानी जैसे लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी के जोड़ को NNP-FC, ये FC छोटा लिखना था लेकिन टाइपिंग में मिस्टेक है, NNP-FC कहते हैं। ये राष्ट्रीय आय बराबर होती है, ये राष्ट्रीय आय के क्या होती है? बराबर होती है मित्रों। देखिए NNP-FC, NDP क्या था हमारा? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, ये शुद्ध घरेलू उत्पाद है मित्रों हमारा।
जिसमें क्या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को शामिल कर दिया है। तो हमें क्या मिल गया है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपीएफसी ये मिल गई है। दूसरी बात एनएनपीएफसी माइनस, अब देखिए एनएनपीएमपी यानी कि क्या थी एनएनपीएमपी हमारी, यहां पे बात हो रही है एनएनपीएमपी बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ये साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है। एनएनपीएमपी मार्केट प्राइस बाजार लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, समझे मित्रों, माइनस कर दें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। या तीसरा है एनएनपीएफसी की क्या, एनएनपीएमपी मतलब बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दें और अनुदान को उसमें जोड़ दें। दोस्तों यह आ गया आपका एनएनपीएफसी। अब जब हम आगे जाएंगे, आगे हम बढ़ेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद की ओर, तो वो एनएनपीएफसी पर जुड़ा हुआ होगा। चलिए मित्रों देखिए, यह आ गया आपका, दो चीज देखेंगे यहां पे, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जीएनपीएफसी। देखिए साधन लागत, एफसी मतलब साधन लागत पर, जीएनपी, देखिए जीएनपीएफसी, एनएनपीएफसी क्या था, एनएनपीएफसी था साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास यानी गिसावट वेग को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें जीएनपीएफसी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। दूसरा जीएनपीएफसी का तरीका है कि जीएनपीएमपी में जीएनपीएमपी क्या है, बाजार कीमत पर, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को अगर हम घटा दें तो जीएनपीएफसी यानी साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मिल जाएगा। आठवां है वो है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपीएफसी। क्या है मित्रों, जीडीपीएफसी दोस्तों। इसके बाद निजी आय आएगी, व्यक्तिगत आय आएगी, तो आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। अब देखिए साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपीएफसी, एफसी साधन लागत, एमपी मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत, ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है। अब देखिए जीडीपीएफसी कैसे निकाले, जीएनपीएफसी, ये रही जीएनपीएफसी, क्या है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को निकाल दो तो जीडीपी हमें प्राप्त हो जाएगी साधन लागत पर। दूसरी बात, अगर जीडीपीएफसी हमें ज्ञात करनी है तो जीडीपीएमपी इंपोर्टेंट, जीडीपीएमपी मतलब बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, पहला देखा था ना वो, उसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दो। जीडीपीएफसी ज्ञात करें और जीडीपीएमपी मतलब बाजार कीमत, मार्केट प्राइस पर सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें से अप्रत्यक्ष कर घटा दें और अनुदान को जोड़ दें तो हम जीडीपीएफसी ज्ञात कर सकते हैं। यह सूत्र है जो आपको याद करने हैं मित्रों, यही इंपॉर्टेंट सूत्र है आपकी। अब तो निजी आय, व्यक्ति का आय है या प्रति व्यक्ति आय है, वो नॉर्मल है। 8 सूत्र थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके। अब चलिए आगे एक निजी आय की भी हम बात कर लें। निजी आय कैसे, प्राइवेट इनकम क्या है दोस्तों, देखिए निजी आय वह आय होती है जो निजी क्षेत्र को उत्पादक तथा अन्य सभी प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है। निजी क्षेत्र को उत्पादक या अन्य सभी उत्पाद कोई चीज करता है या अन्य की सभी प्रकार से जो प्राप्त होती है वो निजी आय होती है। देखिए निजी आय प्राइवेट इनकम, राष्ट्रीय आय में से सरकारी विभागीय उद्यमियों की संपत्ति व उद्यमवर्ती से प्राप्त आय घटा दें और गैर विभागीय उद्यमों की बचतें घटा दें, सामाजिक सुरक्षा में नियोक्ता का अंशदान घटा दें, उसमें राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज जोड़ दें, सरकार से प्राप्त चालू हस्तांतरण भुगतान जोड़ दें, विदेशों से प्राप्त चालू हस्तांतरण भुगतान जोड़ दें और अप्रत्याशित लाभ जोड़ दें। यह होती है निजी आय दोस्तों। सबसे कठिन है निजी आय ज्ञात करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, लेकिन सूत्र नहीं, ये आपको ऐसा लग रहा है कोई पैराग्राफ है दोस्तों। ये सूत्र है इतना, ये निजी आय ज्ञात करने का सूत्र है जो मैंने कोष्टक में लिया अभी, ये आपको चेक करना है दोस्तों। आगे चलते हैं व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय, निजी आय में से निगम बचते हैं वह निगम कर घटा दो।
एक निजी आय है जो हमने आय की, उसमें से जो हमारी निगम की बचते जाती है और जो निगम का कर जाता है उसको घटा दो, वो हमारी क्या हो जाती है, व्यक्तिक आय हो जाती है। अब देखिए व्यक्तिक परियोज्य आय ये क्या है। व्यक्तिक आय का वह भाग जिसे परिवार अपनी इच्छा अनुसार खर्च करने व बचत करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वह आय जिसको आप कपड़े लेने में जाते हो खर्च करते हो, खाना खाने जाते हो होटल में खर्च करते हो, वो होती है व्यक्तिक परियोज्य आय दोस्तों। व्यक्तिक परियोज्य आय, व्यक्तिक आय जो ये है ना हमारी व्यक्तिक आय, इसमें से प्रत्यक्ष कर, शुल्क और जुर्माना ये अगर हम घटा देते हैं तो व्यक्तिक परियोज्य आय जिसको हम स्वतंत्र खर्च कर सकते हैं, बैंक में जमा रख सकते हैं, भविष्य के लिए संचित रख सकते हैं मित्रों। दूसरा व्यक्तिक परियोज्य आय उपभोग प्लस बचत, ये होती है हमारी व्यक्तिक परियोज्य आय। जो हम उपभोग करते हैं हमारे पर्सनल खुद के लिए और जो हम बचत करते हैं वो होती है व्यक्तिक परियोज्य आय दोस्तों। और अब आता है 12 नंबर प्रति व्यक्ति आय। कैसे निकाले प्रति व्यक्ति आय, कैसे निकाले मित्रों। राष्ट्रीय आय में से जो राष्ट्रीय आय आई है ना हमारी, उसमें भाग किसका दे देते हैं मित्रों, कुल जनसंख्या का दे देते हैं। राष्ट्रीय आय में अगर हम कुल जनसंख्या का भाग दें तो हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो हमें पता चल जाएगी दोस्तों। यह थी राष्ट्रीय आय समुच्चय यानी राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के तरीके, जिसके अंदर हमने जीडीपी-एफसी है वो ज्ञात की दोस्तों। अब आगे हम चलेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। जो हमने आय विधि वे विधि की बात की थी ना कि आय विधि और वे विधि का मिश्रित तरीका है जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए काम में लिया जाता है। तो चलिए मित्रों, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां सर्वप्रथम सन 1917 में प्रोफेसर शुम्पीटर ने पहली मूल्य वर्धी विधि यानी उत्पाद विधि, दूसरी आय विधि, तीसरी व्यय विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का सुझाव दिया था। 3 विधियों से, एक तो मूल्य वृद्धि विधि, दूसरी आय विधि, तीसरी व्यय विधि, इनसे जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान लगाने का जो है सुझाव दिया था दोस्तों। कुजनेट्स ने 1935 में यूएसए में तथा मिड तथा स्टेन ने 1941 में यूके में इन तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो यूएसए के अंदर तो 1935 में ये तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय ज्ञात की गई, यूके के अंदर 1941 में इन तीनों विधियों के द्वारा क्या की गई, राष्ट्रीय आय है जो पता की गई। अब बात आती है हमें कि ये तीनों विधियां काम कैसे करती। तो चलिए एक एक विधि की ओर। सबसे पहले आती है हमारी मूल्य वर्धी विधि। कौन सी है मित्रों, मूल्य वर्धी विधि। देखिए ये कैसे काम करेगी। मूल्य वर्धी विधि के अंतर्गत एक देश की विभिन्न उत्पादन इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में ली गई मूल्य वृद्धि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। यानी एक देश की जो उत्पादन इकाइयां हैं उनके द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में की गई जो मूल्य वृद्धि है उसके द्वारा, उत्पादन प्रक्रिया में जो मूल्य वृद्धि की जाती है उसके द्वारा मूल्य वृद्धि विधि के अंदर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है दोस्तों। अब देखिए यहां पर यह सूत्र है मित्रों, यहां पे मैं कोष्ठक में बना रहा हूं, यह सूत्र निकल के आएगा यहां पे राष्ट्रीय आय पता करने का। यह देखिए 3-4 सूत्र मिलकर आएंगे। प्राथमिक क्षेत्र के सभी उत्पादकों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि यानी प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, पशुपालन, वानिकी, मछली पालन आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के सभी उत्पादकों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण कार्य, बिजली, गैस, जल आपूर्ति ये आते हैं। तृतीय क्षेत्र के सभी उत्पादकों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि। तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा ये आते हैं। ये सभी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के द्वारा सकल मूल्य वृद्धि की गई, ये तीनों का जोड़ होगा जीडीपी-एमपी। जीडीपी-एमपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अगर इसके अंदर जीडीपी-एमपी के अंदर हम क्या जोड़ते, एनएफआई मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो क्या आ जाएगी जीएनपी-एमपी। क्या आ जाएगी जीएनपी-एमपी मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। एमपी मतलब बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब
जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम क्या कर दें, मूल्यह्रास गिसावट वे है उसको निकाल दें, तो क्या बचेगी, एनएनपीएमपी बचेगी। एनएनपीएमपी मतलब बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और एनएनपीएमपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हम घटा दें तो क्या आ जाएगी, एनएनपीएफसी राष्ट्रीय आय आ जाएगी। एनएनपीएफसी यह है आपकी राष्ट्रीय आय दोस्तों। यह है मूल्यवर्धी विधि से राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का तरीका दोस्तों। अब यहां पे हमारे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, एक मूल्यवर्धी भी यहां पे नाम आया था हमारे। देखिए यहां पे ये रहा मूल्यवर्धी। ये क्या है मूल्यवर्धी, इनके बारे में देखते हैं। चलिए मित्रों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, मूल्यवर्धी। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि, पशुपालन, वानिकी, मछली पालन, खनन आदि क्रियाएं शामिल है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर विनिर्माण, निर्माण कार्य, बिजली, गैस और जलापूर्ति आदि क्रियाएं, इनके अलावा भी क्रियाएं शामिल है। तृतीय क्षेत्र के अंदर जैसे परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, व्यापार आदि सेवाएं हैं शामिल। इनके अंदर मूल्यवर्धी, इनमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है। इनके अंदर जो क्षेत्र है, इनके उत्पादकों द्वारा की गई सकल मूल्यवर्धी। सकल मूल्यवर्धी क्या है, उत्पाद की प्रत्येक अवस्था में वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि को मूल्यवर्धी कहते हैं। जो उत्पादन हम करते हैं, उत्पादन की जो प्रत्येक अवस्था है उसमें जो वस्तु है उसके मूल्य के अंदर हम वृद्धि करते हैं। लोहा, आज हम बात करें आयरन की, तो एक महीने पहले अगर आयरन की हम बात करें रेट की तो क्या थी, 60 रुपये किलो के आसपास थी, और आज चल रही है 85 रुपये केजी के पास। ये देखिए प्रतिदिन उत्पादन की जो प्रत्येक अवस्था है उसमें वस्तु में जो मूल्य में वृद्धि होती है वो है आपकी मूल्यवर्धी। मूल्यवर्धी उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत दोस्तों, ये होती है मूल्यवर्धी दोस्तों। और ये थी हमारी पहली मूल्यवर्धी विधि दोस्तों। दूसरी जो हमारी विधि आएगी वो आएगी आय विधि दोस्तों। आय विधि, इनकम मेथड, इससे कैसे पता करेंगे, चलो देखते हैं। आय विधि में एक लेखा वर्ष के अंदर, एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधनों को, जो उत्पादन के साधन है उनको उनकी सेवाओं के बदले में प्राप्त साधन आय की गणना करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती। कैसे, देखिए कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जो कर्मचारियों को भत्ता, पारिश्रमिक जो कुछ मिलता है वो, इसके अलावा प्रचालान अधिशेष और मिश्रित आय, ये होगी एनडीपीएफसी। क्या होगी, एनडीपीएफसी यानी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगर एनडीपीएमसी के अंदर एनएफआईए यानी कि विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध साधन आय है वो जोड़ दें इसके अंदर, तो हमारी आ जाएगी एनएनपीएफसी यानी राष्ट्रीय आय दोस्तों। राष्ट्रीय आय, आय जो इनकम मेथड है उसके द्वारा इस प्रकार ज्ञात की जाती है। अब नाम आया था कर्मचारियों का पारिश्रमिक या प्रचालान अधिशेष, ये क्या है, तो चलिए मित्रों आगे बात मिश्रित आय, तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। कोई चीज छोड़ूंगा नहीं कि आपके समझ में ना आए। मित्रों इतनी देर क्लास हुई, आपको जितनी समझ में आई वो कमेंट करके बताएं, लेकिन मेरी बात सुनिए, अब तक अगर आपने शेयर इस क्लास को नहीं किया है, मैं चाहता हूं यह क्लास जो साथी मेरे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पिछले 4 साल 5 साल से भर्ती नहीं आई है, तैयारी कर रहे हैं, खर्चे रोज हो रहे हैं, उनके पास क्लास पहुंचा दो जिससे वो खर्चों से बचें, किताबों खरीदने से बचें, और ये क्लास जरूर अटेंड करें। इसके बाद 50 से 60 इस टॉपिक के क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा जिससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालान अधिशेष और मिश्रित आय क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, कर्मचारियों के पारिश्रमिक में निम्न तत्व शामिल होते हैं: नकदी के रूप में मजदूरी तथा वेतन, बोनस, कमीशन, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त समय काम करने का भुगतान, ओवर टाइम का काम, ये शामिल होते हैं। किस्म के रूप में भुगतान देके निःशुल्क आवास, भोजन वृद्धि, चिकित्सा सुविधा दोस्तों। आगे देखिए, वाहन व टेलीफोन सुविधा, रोडवेज, रेलवे व वायु सेवाओं के कर्मचारियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा, कर्मचारियों के बच्चों के पालना गृह व निःशुल्क शिक्षा आदि। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ता का अंशदान, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सेवानिवृत्ति पेंशन, ये सभी सुविधाएं हैं ना मित्रों, ये कर्मचारियों
का जो पारिश्रमिक है उसके अंदर सम्मिलित की जाती है। तो इनको जोड़ लो, इनके साथ जोड़ना है प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष क्या है? प्रचालन अधिशेष में संपत्ति और उद्यम वर्त से प्राप्त आय शामिल होती है। संपत्ति से प्राप्त आय जैसे ब्याज, लगान, रॉयल्टी, उद्यम वर्तियों से प्राप्त आय जैसे लाभ। अब देखिए लाभ, लाभांश प्लस निगम लाभ कर प्लस अवित्तीय लाभ यानी निगम की बचतें। लाभांश क्या है? यहां पे लाभांश नाम आया ना, तो लाभांश क्या है? लाभ का विभाग जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के मध्य वितरित किया जाता है वो लाभांश कहलाता है। यह होता है प्रचालन अधिशेष दोस्तों। और इनके साथ आया मिश्रित आय। स्वयं रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों की आय को मिश्रित आय कहते हैं। खुद के रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों की आय मिश्रित आय होती है दोस्तों। मिश्रित आय के कार्य से प्राप्त आय संपत्ति, उद्यमवर्ती से प्राप्त आय शामिल होती है दोस्तों। जैसे एक दुकानदार, कभी खुद मालिक बैठता है, उसका बच्चा बैठ जाता है, उसके घर वाले बैठ जाते हैं, कोई भी बैठ जाता है। किसान है, एक किसान है मित्रों। अब किसान काम एक का है लेकिन पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है, मिश्रित आय है। एक निजी डॉक्टर, एक वकील, एक हलवाई आदि की आय मिश्रित आय होती है दोस्तों। ये तो देखिए मित्रों, यहां पे हमने कर्मचारियों का पारिश्रमिक पढ़ा, प्रचालन अधिशेष पढ़ा और मिश्रित आय। इन तीनों का जोड़ एनडीपीएफसी होगा। क्या होगा? एनडीपीएफसी, समझिए, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। और उसके अंदर हमने क्या जोड़ दिया? उसके अंदर हमने क्या जोड़ दिया? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो हमारी क्या आ जाएगी? राष्ट्रीय आय आ जाएगी। यह थी आय विधि। तीसरी जो हमारी विधि आएगी मित्रों वो आएगी व्यय विधि। यह देखिए व्यय विधि क्या है। ये व्यय विधि के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं मित्रों। समझिए मित्रों, व्यय विधि के अंतर्गत क्या है कि एक वर्ष के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनको खरीदने के लिए जो हम व्यय करते हैं उन व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना है जो की जानती है दोस्तों। देखिए जीडीपी कैसे निकालें? CIGX-M। सी मतलब निजी अंतिम उपयोग व्यय, निजी अपने खुद के लिए। आई मतलब आई का मतलब क्या है? यहां पे पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण मित्रों। जी क्या है यहां पे? जी है सरकारी अंतिम उपयोग व्यय। X-M, XM यानी शुद्ध निर्यात, X-M शुद्ध निर्यात। यह क्या है आपका? GDP-MP है। यह क्या है आपका? GDP-MP, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है दोस्तों। अब चलिए, यह तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए GDP-MP आ गया। अब GDP-MP में से मूल्य आसन घिस आउट पे निकाल दे तो NDP-MP आ जाएगा। NDP-MP आ जाएगा, बाजार कीमत, मार्केट प्राइस पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। फिर मार्केट प्राइस पर जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है उसके अंदर NFIA मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ दें तो NNP-MP आ जाएगा। क्या आ जाएगा? NNP-MP आ जाएगा दोस्तों। NNP-MP यानी विदेशों, NNP-MP मतलब बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। और बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दें तो हमारी NNP-FC यानी राष्ट्रीय आय है जो आ जाएगी दोस्तों। यह है तीसरी विधि। समझे मित्रों? तो तीन विधियां थी राष्ट्रीय आय की गणना करने की जो हमने देख ली। पहली विधि कौन सी थी? पहली विधि थी हमारी मूल्य वर्धी विधि, दूसरी विधि थी आय विधि, तीसरी विधि थी व्यय विधि दोस्तों। अब चलते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय रखने वाली प्रमुख सावधानियां दोस्तों। चलिए, राष्ट्रीय आय को मापते समय दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में होने वाली मूल्य वृद्धि को ही राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। दोहरी गणना, बार बार गणना ना हो, इससे बचने के लिए जो उत्पादन की प्रत्येक अवस्था के अंदर जो मूल्य वृद्धि होती है उसको ही क्या करनी चाहिए? राष्ट्रीय आय में शामिल करना चाहिए। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है।
क्योंकि इनका मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य में शामिल होता है। मध्यवर्ती यानी कि एक उत्पादन यहां से बना, यहां से ये आया इसके पास, यहां से ये गया दुकानदार के पास, दुकानदार से ये गया उपभोक्ता के पास। अब जो यहां पे बीच में है ना, इसको, इस मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि इसको शामिल करेंगे तो यही वस्तु है यहां पे आएगी और इसको भी शामिल करेंगे, दोहरी गणना हो जाएगी इसकी। स्वयं उपयोग वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। जैसे किसान द्वारा स्वयं उपयोग के लिए रखा गया गेहूं, इसको क्या है, राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल करते हैं, जिसे राष्ट्रीय आय का शुद्ध अनुमान लगाया जा सके। आगे चलिए, नेक्स्ट है स्वयं उपयोग सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। जैसे गृहिणी की सेवाएं, अध्यापक द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना, ये राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं किए जाते हैं दोस्तों। घर के किचन गार्डन में उगाई गई सब्जियों को मूल्य, जो सब्जियों का मूल्य है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि स्वयं उपयोग के लिए पैदा की जाती है। आप अपने घर के अंदर आलू बीज रखे हैं और आलू आपके घर में हो रहे हैं, तो वो राष्ट्रीय आय में कोई योगदान नहीं दे रहे हो आप, वो आप खुद योग में ले रहे हो, किसी और से इनकम नहीं हो रही है, तो बाजार में उसकी कीमत नहीं है। सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। जो सार्वजनिक ऋण है उन पर जो ब्याज है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये वर्तमान वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य नहीं होता है दोस्तों। इसके अलावा आगे चलिए, अगला है हमारा हस्तांतरण आय। जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है जो बहुत कम साथियों को मिलता है। सही बात है ना दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता बहुत कम साथियों को मिलता, और जिनको मिलता उनको 1 साल के लिए ही मिलता। छात्रवृत्ति, जेब खर्च आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, यह भी किसमें नहीं, राष्ट्रीय आय में नहीं आते हैं दोस्तों। गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त आय, अचानक प्राप्त आय यानी लॉटरी से जो प्राप्त आय है, शेयर व बॉन्ड के बेचने से प्राप्त आय, ये सभी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते। 2 नंबर से जो आय आती है ना, वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय पर दलाल को दिया जाने वाला कमीशन भी राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। दलाल वाला जो कमीशन है ना, वो भी किस में आता है, राष्ट्रीय आय में आता है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय रखी जाती है दोस्तों। अब कुछ 2-3 ऐसे मेन चीजें हैं वो आप देख ले दोस्तों, इसके साथ ही आपकी क्लास पूरी हो जाएगी। बात करें मौद्रिक सकल राष्ट्रीय आय। मौद्रिक सकल राष्ट्रीय आय, मॉनिटरी जीएनपी क्या है, मॉनिटरी जीएनपी। देखिए, एक देश में एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य की गणना चालू कीमतों पर की जाती है, तब उसे मौद्रिक जीएनपी कहते हैं। उसको कहते हैं मौद्रिक जीएनपी। समझे मित्रों, अगर उनकी गणना हम चालू कीमतों पर करें तो, और वास्तविक जीएनपी क्या है, एक देश के में एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य की गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है, तो उससे हम कहते हैं वास्तविक जीएनपी। उसको क्या कहते हैं, वास्तविक जीएनपी कहते हैं दोस्तों। अब चलिए मित्रों, जीएनपी अपस्फीति कारक और जीडीपी अपस्फीति कारक। देखिए, जीएनपी अपस्फीति कारक यानी मौद्रिक जीएनपी, मौद्रिक जीएनपी यानी कि मौद्रिक सकल राष्ट्रीय आय में वास्तविक जीएनपी का हम दे देते हैं भाग, और जीडीपी अपस्फीति कारक के अंदर मौद्रिक जीडीपी है, उसके अंदर वास्तविक जीडीपी का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। नोट, अपस्फीति कारक डिफॉल्टर एक मूल्य सूचकांक है। अपस्फीति कारक जिसको हम कहते हैं डिफॉल्टर, ये क्या है, एक मूल्य सूचकांक होता है दोस्तों। अब मित्रों, यहां पर जो राष्ट्रीय आय का हमारा टॉपिक था ना, वो कंप्लीट हो जाता है। यही है आपकी राष्ट्रीय आय। जितना आप सोचते हैं, जितना आप पढ़ते हैं और जितनी आप किताबों में देखते हैं, उतनी हार्ड नहीं है। एक बार में किसी को समझ में नहीं आया, मेरे को पता है, विश्वास के साथ कह रहा हूं, समय मेरे साथ जितना इस क्लास में लगा उतना एक बार और निकालें, एक बार इसको अटेंड कर लें। नेक्स्ट एक क्लास और लेकर आऊंगा गरीबी की, जिसके अंदर अर्थव्यवस्था 2 क्लासों में कंप्लीट करा दूंगा। अगर यह क्लास पसंद आई है मित्रों, तो लाइक देखना चाहता हूं, कितने साथियों को पसंद आई है, लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। शेयर करने का मतलब मेरा यह नहीं है कि मेरा प्रचार होगा, मैं ये चाहता हूं कि यह क्लास उन साथियों तक पहुंचे जो दूर दराज गांव में बैठे हैं और तैयारी
कर रहे हैं दोस्तों। 2 रुपए की बचत उनके होगी जिनसे वो भी अपना घर सुचारू रूप से चला पाए दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।